हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो आइए इसमें है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो विश्व की ग्रोथ क्या रहेगी, इसको लेकर के आईएमएफ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और इस साल में 2 बार जारी की जाती है। एक अप्रैल के मंथ में जारी की जाती है और दूसरी जो है अक्टूबर के मंथ में जारी की जाती है। तो ये जो अभी रिपोर्ट आई है, अप्रैल मंथ वाली रिपोर्ट है, और इसमें कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत चिंताजनक बातें कही गई हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है, तो सबसे पहले आइए हम लोग थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में जानते हैं। तो आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1944 में हुई थी। उसमें यूएस के अंदर एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें जो प्राइमरली ये आइडिया था किसका था, हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स का था। और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से भी एक 5 मेंबर का डेलीगेशन गया था, और उस डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस सीडी देशमुख नाम था। तो सीडी देशमुख जी ने अपने विचार वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में जब रखे, तो जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे, वो इनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने इस उसमें आ करके और बोल दिया कि जो सीडी देशमुख हैं, इनको कहीं न कहीं आईएमएफ का फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहिए, ऐसा जॉन मेनार्ड कीन्स का मानना था। लेकिन बाद में जो है यूनाइटेड स्टेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अभी सीडी देशमुख जो हैं, जो आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, कब, जब वो ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, 1943 की बात मैं कर रहा हूँ, तब उस समय आरबीआई के पहले ऐसे इंडियन गवर्नर बनाए गए थे। तो आईएमएफ फॉर्मली जो है 1945 में एग्जिस्टेंस में आया, और उस समय इसमें 29 मेंबर्स कंट्रीज़ थी। हालाँकि इस समय इसमें जो है टोटल 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी में, यूएस में ही है। और मैंने जैसा कि बताया कि आपको इस समय टोटल इसमें 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इस समय करंट में इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो चेयरवुमैन भी बोल सकते हैं उनको, आईएमएफ की, वो बुल्गारिया की इकोनॉमिस्ट हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। और अगर हम बात करें इसमें जो है चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो गीता गोपीनाथ जी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गीता गोपीनाथ अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में थी। गीता गोपीनाथ इंडिया से बिलॉन्ग करती हैं, और यहाँ पर आईएमएफ में जाने से पहले वो जो केरला गवर्नमेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के भी पोस्ट पर काम कर चुकी हैं। और आईएमएफ का जो पर्पज़ है वो है प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, foster sustainable economic growth, make resource available to the member experiencing balance of payment difficulties। मतलब जो भी है, ये पूरे हमारे इंटरनेशनल एरिना में देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ को उसको कैसे दूर किया जाए, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, इस फील्ड में आईएमएफ काम करता है। तो चलिए जानते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, इसमें क्या कहा गया है, क्या बातें निकल कर के आए, उसको समझते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ है 2020 की, वो -3% के आसपास रहेगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में बहुत भयानक तरीके से फैला हुआ है। तो अब इस रिपोर्ट में एक वर्ड निकल कर के सामने आया है, वो ग्रेट लॉकडाउन। ये जो लॉकडाउन पूरे दुनिया में चल रहा है इस समय, बहुत देशों में चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, तो उसको कहीं न कहीं इसमें ग्रेट लॉकडाउन नाम से बताया गया है। और इसकी वजह से जो हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, ग्राफ के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि कैसे क्या कहाँ पर पूरे ग्लोब में इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो हम जब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, इसको हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा एक ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी 2020 में -3% के पास देखी जा रही है, और ये 2019 में कहीं पॉजिटिव में 2.9% था, नियर अबाउट 3% के आसपास था। और इसमें कहा गया है कि अगर ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसका, कोविड-19 का, अगर ये इस बहुत जल्द ही अगर इस पे कंट्रोल नहीं पा लिया जाता, तो इसका और भी इम्पैक्ट आगे नेगेटिव देखने को मिल सकता है। हालाँकि अगर सिचुएशन सही हो जाती है, तो 2021 का जो प्रोजेक्शन है उसमें कहा गया कि बहुत तेज़ी से बाउंस बैक आएगा, हमारी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और वो लगभग 5.8% के आसपास, एक ग्लोबल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ।
तो वहाँ पर एक प्रेजेंट टाइम की अगर सिचुएशन को देखें तो ये बहुत चिंता करने वाली बात है कि जो हमारी ग्रोथ है वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की वो -3% के पास में है। सबसे बड़ी बात इसकी है कि जो कोविड-19 का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो एडवांस इकोनॉमीज़ पे पड़ा है। जो एडवांस इकोनॉमीज़ कौन-कौन सी हैं? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरो एरियाज़ हो गए, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन है, जापान है, यूके है, कनाडा। इन सब पे इसका जो इम्पैक्ट है कोविड-19 का वो बहुत ज़्यादा पड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर आप इसकी देखें ग्रोथ देखें एडवांस इकोनॉमीज़ की ग्रोथ को देखें तो 2020 में जो ग्रोथ है -6.1% की है और ये कहीं न कहीं 2019 में अगर ये ग्रोथ देखें तो 1.7% थी जो कि पॉजिटिव थी। और क्योंकि वहाँ पर जो आपको पता है कि यूएस में कोविड-19 लगभग डेली 2000 के आसपास डेथ हो रही हैं। तो और वैसे पूरे वर्ल्ड में हर जगह लॉकडाउन इस समय लगा हुआ है, तो जो हमारी ये एडवांस्ड इकोनॉमीज़ थी, कहीं न कहीं वर्ल्ड में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। तो उस पर जब पूरा इसका इम्पैक्ट पड़ा, तो वहाँ की जो इकोनॉमीज़ है और उसकी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई और -6.1% के आसपास है। और अगर एक कोविड-19 से रिकवरी हो जाती है, अगर हम लोग मतलब फिर वापस इस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं, तो इसमें कहा गया है कि 2021 में जो हमारी ग्रोथ होगी, वो 4.5% है, एक ठीक-ठाक ग्रोथ है मतलब अच्छी ग्रोथ है। कुल मिलाकर के इसमें यही बात निकल के आ रही है कि अगर हम इससे ठीक हो जाते हैं, इससे लड़ने के लिए या कोई भी जैसे वैक्सीन आ जाती है या कोई भी दवा आ जाती है, तो एक उसके बाद जो हमारी इकोनॉमीज़ है, वो अच्छे तरीके से बाउंस बैक करेगी। फिर उसके बाद आती है कि अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें, उसमें जैसे आपकी इंडिया है, चाइना है। जी हाँ, चाइना को अभी भी इमर्जिंग मार्केट या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम एडवांस इकोनॉमीज़ से कंपेयर करें, तो कहीं न कहीं इंडिया और चाइना या जो भी ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इसमें इसका इम्पैक्ट कम देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो 2020 की जो ग्रोथ है, वो देखिए आप तो अगर ध्यान से देखें, तो इसमें -1% के पास है। तो अब यही जो एडवांस इकोनॉमीज़ में -6.1% के आसपास थी। तो कहीं न कहीं ये जो इमर्जिंग मार्केट है और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, इस पर कम इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब 2019 से अगर कंपेयर करें तो 2019 में यही ग्रोथ 3.7% थी। अब इस समय नेगेटिव में चली गई है। फिलहाल अगर फिर वही बात यहाँ पर कही गई है कि अगर हम इससे इस सिचुएशन को पार कर जाते हैं, इससे निपट लेते हैं, तो जो 2021 में जो हमारी ग्रोथ होगी, वो 6.6% होगी। अभी 6.6% अगर आप देखें या तीनों यहाँ ग्लोबल इकोनॉमी से चाहे कंपेयर करें, चाहे एडवांस इकोनॉमी से कंपेयर करें, तो इमर्जिंग मार्केट या डेवलपिंग जो इकोनॉमीज़ हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, वो जो कि 6.6% है। तो अगर हम इस रिपोर्ट में कंट्री वाइज़ देखें, तो यूनाइटेड स्टेट का अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस है 2029 की, इसमें यूनाइटेड स्टेट को -5.9% ये एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर आता है, मैंने बताया था आपको। तो -5.9% इसकी ग्रोथ दिखाई गई और नेगेटिव में है। कहीं न कहीं फिर यूरो एरिया में आप देखेंगे तो ये और ज़्यादा है, इसमें -7.5% है। यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यूरोप में भी जो पैंडेमिक है इसका इम्पैक्ट बहुत भयानक तरीके से आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर भी -7% के आसपास है। फ्रांस और इटली की जब आप बात करें तो इटली में आपने देखा कि कैसे वहाँ पर बहुत तेज़ी से कोविड-19 बहुत तेज़ी से वहाँ पे फैला, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ भी हो गई। तो वहाँ पर देखें तो वहाँ की जो प्रोजेक्शन है वो -9.1% का, जो बहुत ज़्यादा है। तो स्पेन की वैसे बात करें तो -8%। तो टोटल अगर जापान की बात करें, यहाँ पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, -5.2% के आसपास है। यूके की बात करें तो -6.5%। तो ये सारी जो कनाडा -6.2%। तो पूरी जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, यहाँ पर निगेटिव में। और अगर पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया था कि ज़्यादा निगेटिव जो ग्रोथ देखने को मिली एडवांस इकोनॉमीज में ही मिल रही हैं। तो ये एक बहुत भयानक स्थिति है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो फिर अगर हम वही बात करें, चाइना की बात करते हैं, क्योंकि इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में आता है। तो चाइना में जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं 2020 की, वो 1.2% है, जो कि पॉजिटिव में है। एक अच्छी बात यह है कि ये पॉजिटिव में है। और इसमें देखिए कहा गया है कि अगर
अगर हम कोविड-19 से रिकवरी कर लेते हैं, तो ये जो इकोनॉमीज़ हैं, इनकी जो 2021 की जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ प्रोजेक्शन इसमें दिए गए हैं, वो 9.2% मैंने बताया चाइना की है, ठीक है? और अगर एडवांस इकोनॉमीज़ में आप इसी चीज़ को देखेंगे तो वो कहीं न कहीं यूएस की 4.7% है, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ उनकी 4.7% के आसपास है। मतलब वो 4 और 5 के बीच में ही 5% के आसपास ही चल रही है एडवांस इकोनॉमीज़ की। लेकिन वहीं जब इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे तेज़ी से जो बाउंस बैक कौन सी इकोनॉमी कर रही है, वो चाइना की इकोनॉमीज़ कर रही है। और अगर हम अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में यही जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2020 का, ये 1.9% है, जो कि एक मतलब अच्छा संकेत है, पॉजिटिव साइन में है, नेगेटिव में ग्रोथ है नहीं। तो 1.9% एक चाइना से भी अच्छी हमारी स्थिति है। तो कहीं न कहीं भारत में जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला जितना एडवांस इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा डेथ हुई या कहीं न कहीं भारत ने बहुत कदम ऐसे उठा लिए थे, कई ऐसे ठोस कदम, चाहे लॉकडाउन की बात हो, तो उससे जो हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। और इससे ये भी कहा गया है कि अगर इंडिया में मतलब कोविड-19 जो भी है अगर हम टैकल कर लेते हैं तो इंडिया की जो बाउंस बैक इकोनॉमी होगी 2021 में वो 7.4% के आसपास होगी। तो फिलहाल चाइना से थोड़ा कम है। अब चाइना की जो बाउंस बैक इकोनॉमीज़ है वो 9.2% है। एक्चुअली रियल में है क्या कि चाइना ने कहीं न कहीं जो कोविड-19 को एक पर्टिकुलरली कुछ ही फ़ील्ड में जैसे वुहान से फैला था, उसी के आस-पास में इसको कंट्रोल कर लिया। पूरे अपनी जो देश में फैलने नहीं दिया, उसको रोक लिया। तो मैन्युफैक्चरिंग बेस उसके कहीं और भी हैं, बीजिंग में या जहाँ-जहाँ पर भी इसके हैं, जहाँ पे कंपनियाँ काम करती हैं, तो रियल में वहाँ पर जो है इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, तो वहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह होता रहेगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि ये जो 2021 की ग्रोथ है, वो सबसे तेज़ी से वहीं पे होगी, प्रोजेक्शन की बात की गई है। अभी ग्रेट लॉकडाउन की जो बात की गई है, तो इस समय आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया मतलब एकदम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ठप पड़ी हुई है, कहीं पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी बंद पड़ी हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमको देखने को पूरे वर्ल्ड में मिल रहा है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे इस ग्राफ में आउटपुट लॉसेस की बात की गई है, तो कहा गया कि जो कम्युलेटिव आउटपुट लॉस है, वो 2020 का और 2021 का, तो यहाँ पर ये जो पैंडेमिक क्राइसिस है, इसकी वजह से लगभग एक प्रोजेक्शन की गई है कि $9 ट्रिलियन का जो लॉस हो रहा है, ये इसमें ग्राफ में देखने को आपको सीधा-सीधा मिल सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पहले इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थी, वो क्या था जनवरी 2020 में अगर आप देखें तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। फिर जनवरी की बात मैं कर रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम की जो भी आपकी आउटलुक थी, इसकी रिपोर्ट थी। फिर उसके बाद यही अगर अप्रैल में आप देखेंगे तो अप्रैल 2020 में ये नेगेटिव में चली गई है। 2020 अप्रैल 2020 की मतलब नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड स्लोप में चला गया है। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। और ये $9 ट्रिलियन अगर हम जापान और जर्मनी की जो इकोनॉमीज़ हैं, दोनों का अगर कंबाइन करें, दोनों इकोनॉमीज़ को अगर कंबाइन करें तो ये तब भी $9 ट्रिलियन नहीं होती हैं दोनों मिला कर के। तो इसका मतलब ये है कि जापान और जर्मनी को अगर दोनों को मिलाएँ तो उससे भी ज़्यादा कहीं हमको लॉस देखने को मिलेगा, जो आउटपुट लॉस होगा $9 ट्रिलियन का हो रहा है। अब इस रिपोर्ट में जो है ग्रेट लॉकडाउन 2020 वर्सेस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2009, इन दोनों को कंपेयर किया गया है कि क्या सिचुएशन इस समय की है और क्या सिचुएशन जब 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस समय क्या सिचुएशन थी। दोनों को ग्राफ के माध्यम से अगर हम आपको दिखाएं आगे, तो ये जो सिनेरियो है ग्रेट लॉकडाउन 2020 का है। तो ग्रेट लॉकडाउन 2020 का अगर हम लोग देखें तो ये ब्लू जो डार्क ब्लू है, ये एडवांस इकोनॉमीज़ की बात करता है। और एडवांस इकोनॉमीज़ में जो जीडीपी ग्रोथ है, कहीं न कहीं ये देखिए आपको मैंने पहले बताया था -6% के आसपास है। और फिर इमर्जिंग मार्केट की बात करें और डेवलपिंग इकोनॉमी जिसमें आपकी इंडिया आती है, तो उसमें वही है 1% के आसपास ये है। ये तो सिचुएशन जो ग्रेट लॉकडाउन अभी का जो चल रहा है, जिस समय सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं। और अगर इसको कंपेयर किया जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस 2009 का था, तो उसमें अगर आप देखें तो इसका जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला था, वहाँ पर भी उस समय भी एडवांस इकोनॉमीज़ जो थी उस पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। और वो उस समय लगभग 3.5% के आसपास नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ थी जो एडवांस इकोनॉमीज़ थी। और फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2009 का आया था, उसमें जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ थी,
कहीं न कहीं वो एक अच्छी सिचुएशन में थी। वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया, चाइना या जो भी कंट्रीज़ हैं इसमें इमर्जिंग मार्केट में, उनकी ग्रोथ पॉज़िटिव थी। वो 2.5% के आसपास अगर हम लगभग देखें, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम भी जो ग्रोथ थी, अच्छी थी। और अगर प्रेज़ेंट टाइम में देखें, यहाँ पर भी ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट वही यूएस में ही देखने को मिल रहा है, जो यूएस या एडवांस इकोनॉमीज़ जितनी भी हैं, वहाँ पर ही देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ग्रेट लॉकडाउन 2020 को और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2009 को, तो एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि ये जो ग्रेट लॉकडाउन 2020 है, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखें तो वहाँ पर जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसमें जो इमर्जिंग मार्केट थी और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ थी, उसकी ग्रोथ ज़्यादा थी, उसमें पॉजिटिव ग्रोथ थी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ, उस इसकी जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की भी नेगेटिव ग्रोथ है, और जो आपका एडवांस इकोनॉमीज़ है उसकी भी नेगेटिव ही ग्रोथ है, लेकिन वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा है देखने को मिल रही है। तो इसमें कहा गया कि बोथ एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आर इन रिसेशन। मेजर इकोनॉमीज हैव आल्सो बीन सिग्निफिकेंटली डाउनग्रेडेड। तो एक रिसेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी इकोनॉमीज लगातार मतलब 2 क्वार्टर कह लें, तो उस समय अगर नेगेटिव ग्रोथ में चलती हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है उसको कहा जाता है कि रिसेशन का सिचुएशन है। अब हम अगर यही ग्रेट लॉकडाउन 2020 और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2009 था, अगर इसमें हम कंट्री वाइज कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट है, उसकी जो लगभग ग्रोथ है, वो ग्रेट लॉकडाउन की बात कर रहा है, -6% के आसपास है। और यूरोपियन जो आपके कंट्रीज़ हैं यूरो एरिया की, उसमें -8% के आसपास जो ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। और जापान की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग -5% के आसपास ग्रोथ है। ये जो 3 इकोनॉमीज़ हैं, इसमें नेगेटिव में ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत वैसी सिचुएशन है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि इसकी चाइना की बात करें, तो चाइना में मैंने बताया था कि 1.2% के आसपास है, पॉजिटिव ग्रोथ है, लेकिन एक अच्छी बात है देखने को मिल रही है। और इंडिया की बात करें तो चाइना से भी बेटर पोजीशन में है, जो कि लगभग 1.9%, 2% के आसपास है। फिर अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का हम पीरियड देखें जो 2009 का था, तो उसमें जो यूनाइटेड स्टेट था, उसकी जो ग्रोथ थी वो लगभग 2.5% के आसपास थी, नेगेटिव में थी, ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो भी 4.2% के आसपास थी, नेगेटिव में थी। फिर जापान की बात करें तो भी 5% के आसपास थी, नेगेटिव में थी। लेकिन उस समय भी जो चाइना और इंडिया, ये दोनों जो हैं पॉजिटिव ग्रोथ में थी और एक अच्छी कंडीशन में। जो उस समय की ग्रोथ थी चाइना की देखेंगे तो आप लगभग 9% के आसपास से 2009 में ग्रोथ थी। और इंडिया की भी जो ग्रोथ थी वो भी लगभग 8.1 8.2% के आसपास थी। वो एक अच्छी कंडीशन में थी इंडिया भी। तो दोनों जो सिनेरियो, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि जो इस समय की सिचुएशन है वो कहीं 2009 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे भी बहुत भयानक है। और ऐसी सिचुएशन में जो इसमें आईएमएफ की जो रिपोर्ट, इसमें कहा गया कि ये जो सिनेरियो बहुत एडवर्स भी हो सकता है। और इसमें कहा भी गया है कि अगर जो पैंडमिक है, अगर इस ईयर के सेकंड हाफ में अगर कंट्रोल नहीं होता है, तो जो इसका मतलब ये है कि अगर लंबे समय तक ये बना रहता है, तो जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं ये हमारी और बेकार हो जाएंगी। और जो ब्रेकडाउन्स है या जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, कहीं ना कहीं उस पर ब्रेकडाउन लग जाएगा। और ये कंडीशन अगर अच्छी नहीं होती है, तो इसमें कहा गया कि जो ग्लोबल जीडीपी है हमारी, वो और आगे चल करके गिरेगी और एडिशनल 3% 2020 में मतलब 3% और गिर सकती है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में -3% जो ग्रोथ दिखाई गई है, उसमें 3% आप और लेकर के चले तो -6% के आसपास से ग्रोथ हो सकती है, जो कि एक और हमको निगेटिव में जा करके हम लोग देख रहे हैं, मतलब ग्रोथ बहुत निगेटिव में जा रही है। और अगर हम फिर और आगे इसमें कहा गया है कि अगर ये पैंडेमिक जो है कंटिन्यू रहता है 2021 में, अगर ये मतलब सिचुएशन 21 तक ऐसे बनी रहती है, तो ये इकोनॉमी पर इसका और बहुत इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसमें कहा गया कि एडिशनल 8% जो बेस लाइन सिनेरियो है उससे एडिशनल 8% मतलब और निगेटिव हमारी ग्रोथ चली जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो पॉवर्टी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, इनइक्वालिटी भी बढ़ जाएगी, एक गैप आ जाएगा उसमें। और आईएमएफ ने कहा है कि उसने बताया कि उसको लगातार इमरजेंसी फंडिंग के लिए कॉल आ रही है, बहुत सारी कॉल आ रही हैं। और
उस रिपोर्ट में लगभग जो आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज हैं 198 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से लगभग 90 ऐसे देश हैं जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आईएमएफ से बात की है। तो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो, इसकी अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया कि 400 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो इस पॉवर्टी में जा सकते हैं इंडिया में। तो इस पेंडेमिक का इतना अगर देखें तो कितना इम्पैक्ट हो सकता है, तो इससे आपको पता कर सकते हैं। तो लगभग 400 मिलियन लोग पॉवर्टी में जा रहे हैं। और ये कहीं ये केवल इंडिया की बात नहीं है, पूरे अगर ग्लोबल वर्ल्ड में मतलब पूरे ग्लोबल सिनेरियो में हम देखें तो हर जगह पर, क्योंकि हर जगह पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग के काम थे या जो भी बिजनेस वर्क थे सारे ठप पड़े हुए हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं। तो कुछ अगर ऐसे में काम नहीं हो रहा है तो कहा जाता है कि ऐसा सिनेरियो देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो इसको देखते हुए जो आईएमएफ ने एक रिक्वेस्ट की है कि सरकारों से कि वो जो अपना हेल्थ सिस्टम है कहीं न कहीं उस पर ज़्यादा ध्यान दें और उसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अगर जब हम हेल्थ सिस्टम पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा उसको अपने ध्यान में लेकर के चलेंगे तो कहीं न कहीं हम बहुत जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेंगे। और दूसरी जो बात की गई है कि डायरेक्ट पेमेंट टू द फैमिलीज़, जो फैमिली हैं, जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको डायरेक्ट पेमेंट दिया जाए। और जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसमें कहा गया है कि जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं वो बिज़नेसेस को दिए जाएँ। तो इसमें बात भी कही गई है कि जो मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन इज़ वाइटल टू द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल रिकवरी। और इसमें इसमें आगे कहा गया है कि जो टू सपोर्ट नीडेड स्पेंडिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, बायलैटरल creditors and international financial institutions should provide concessional financial grant and debt relief। तो मतलब जो हमारी कंट्रीज़ हैं, जो मतलब अच्छी कंडीशन में जो मेजर कंट्रीज़ हैं या जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको कहीं न कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ ऐसे फाइनेंशियल ग्रांट्स देने चाहिए या डेट रिलीफ जो भी उन्होंने पहले कर्ज़ लिया है या उनको ऐसे कुछ छूट दी जानी चाहिए, जिससे वो लोग इस रिकवरी से इससे रिकवर कर सकें। और आईएमएफ ने खुद को भी कहा है कि हम लगातार जो हमारी 1 ट्रिलियन डॉलर की जो लैंडिंग कैपेसिटी है उसको हम जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, मतलब जहाँ पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपना रैपिड जो डिसबर्सिंग इमरजेंसी फाइनेंसिंग डेट सर्विस रिलीफ होता है, ये कहीं ना कहीं जो पुअर मेंबर कंट्रीज हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है। और फिर उसके बाद अगर इसमें ये भी कहा गया है कि जो कोरोना वायरस है इट डजेंट नोज एनी बॉर्डर सो द सोल्यूशन मस्ट बी इंटरनेशनल। तो मतलब कोरोना जो वायरस है ये बॉर्डर को नहीं देखता है। तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे पड़ रहा है और ऐसा कि नहीं है कि किसी देश पर है किसी देश पर नहीं है। तो इस वजह से जो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस सबको मिल करके इसका एक साथ मिल करके सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और इस दिशा में काम भी करना चाहिए। और आशा करते हैं कि हम लोग जल्द ही जो पैंडेमिक है इससे रिकवरी पा लेंगे। और आईएमएफ ने इंडिया की सराहना भी की है। उसने कहा है कि जो इंडिया कदम उठा रही है कोविड-19 लड़ने के लिए, एक वो बहुत अच्छा कदम है। और उसमें एक ये भी बात कही गई है कि जो मतलब पूरे एशिया की बात की गई है, तो एशिया में पिछले अगर देखा जाए कि कहा गया है कि लास्ट 60 ईयर में उसकी जो ग्रोथ थी वो ज़ीरो नहीं हुई है। मतलब इसका मतलब ये है कि कभी नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुई है एशिया की, अगर पिछले 60 साल की सिचुएशन देखें। और अभी भी जो इस रीजन एशिया की बात करें तो एशिया में जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव ही बनी हुई है, जो कि एक अच्छी स्थिति है एशिया की। अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत जानकारियाँ आपको मिली होंगी। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो आईएमएफ के बारे में मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि आईएमएफ कैसे काम करता है, जो इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं इनका कोटा होता है, कि एसडीआर जिसको बोलते हैं, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एसडीआर के बारे में पूरा एक डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।